चलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग शुरू करेंगे आज रिवीजन का सिलसिला। शुरू होगा उस चैप्टर से जिसका नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिट। सो प्लीज कम हियर ऑन। आज पूरे तरह से हमें चार्ट बुक पर कमांड चाहिए। आई वांट यू टू बी देयर ऑन चार्ट बुक वॉल्यूम नंबर 5। ये रहा आपके सामने वॉल्यूम नंबर 5, वॉल्यूम नंबर 5, वॉल्यूम नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2। आपने अब तक चार्ट बुक से रिवीजन किया ही नहीं, जो चैप्टर्स हमने इन दिनों में किए हैं। मैं चाहता हूं आपका ग्रिप इस चार्ट बुक पे भी आना चाहिए, ताकि फास्ट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप सबके सारे सेक्शन नंबर को यहां पे एक साथ देख सकते हो। प्लीज लुक हियर ऑन द प्रीवियस पेज, जहां पे यू विल फाइंड ऑल द चैप्टर्स का ऑल द सेक्शन नंबर। कैन यू प्लीज चेक अकाउंट्स के सेक्शन नंबर्स? क्या लिखा है एक बार चेक करिएगा। 128 में क्या लिखा है? 128 में क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 129 क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 130 में आते आपको नए 2 सेक्शन पैदा हो, रीओपनिंग। वो भी कौन करवाएगा? वो 4 लोग बोलेंगे, ट्रिब्यूनल हां बोलेगा तो। 131 में वॉलेंट्री। 132 आया नहीं। 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आते हैं। 134 बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ एफएस। 135 सीएसआर। 136 आपको 21 दिन पहले उनको भेजना पड़ेगा मेंबर्स को। 137 आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। 138 एनुअल ऑडिट। ये सारे सेक्शन इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। ओके, आइए एक एक सारे सेक्शन को देखना होगा। ये रहा चार्ट नंबर 2.1 आपके सामने। अब आज का दिन होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पे हम लोग हर किसी सेक्शन को इंटरेक्शन करके रिवाइज करेंगे। हमारे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उस सारे चैप्टर का रिवीजन आज का मेगा रिवीजन सेक्शन होगा। आज के दिन जिसने मिस किया वो कभी भी इन चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएगा। आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा इसलिए भी कि आज मैं आईसीआई के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा आपसे। मुझे आपसे चाहिए सॉल्व करवा के। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको जवाब देने आया तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपके ऊपर और आपका खुद के ऊपर। राइट? ओके, चलो एवरीबॉडी 128 की बात करेंगे। बताएंगे बच्चों क्या हम लोग, क्या बोलो जल्दी से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करना चाहिए। और मेंटेन करते समय 4 बातें। नंबर 1, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। नंबर 2, जल्दी बोलो फास्ट, ट्रू एंड फेयर, डबल एंट्री सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम और नरेशन वहां पे होना चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखो यहां पे सब लिखा था, क्या सब लिखा हुआ है। एज पर द रूल्स कैन वी स्टोर डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं हम लोग। लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, वो स्टोर होना चाहिए। उसका एक बैकअप पीरियोडिकली इंडिया में आना चाहिए। अगर वो क्लाउड पर रखा है तो आपको एनुअल रिटर्न में सबमिट करना पड़ेगा। क्या सबमिट करना पड़ेगा? कहां पे, कौन से सर्वर पे आपने रखा हुआ है, वो सर्वर कहां पे लोकेटेड है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगी। क्या ब्रांचेस के बुक्स को भी डायरेक्टर देख पाएगा? अब बताओ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ब्रांचेस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं लोग? सर जो ब्रांचेस की उधर बुक होती है वो पीरियोडिकली आती है इधर। क्या ये डायरेक्टर ब्रांच में जाके भी देख सकता है? अगर वो इंडिया में और इंडिया के बाहर है तो उसको बोलना पड़ेगा 15 डेज में आएगी। याद है ये सब बातें? अब बताओ, अगर मान लीजिए कोई ब्रांच है इंडिया की हो या इंडिया की बाहर की, तो उनका समरी तो इंडिया में आना ही चाहिए। समरी आना चाहिए। और इनको डिटेल में देखना तो मंगवा सकते हैं, और इंडिया में तो जाके देख सकता है। पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट, बताओ भाई, शेयर होल्डर देख सकता है? नो। डायरेक्टर देख सकता है? हां। डायरेक्टर का एजेंट देखना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हां बोलना पड़ेगा। और आखिर उसका जो इंसान देख रहा है उससे भी हम लोग लिखवा के लेंगे कि वो कुछ गलत काम नहीं करेंगे। और बताओ, सब्सिडरी कंपनी का देखना है तो सब्सिडरी कंपनी को वो देख सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस बंदे को अपॉइंट करेंगे, और जिस डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है क्या उसको असिस्टेंस मिल सकता है? ये सारी बातें यहां लिखी हुई है। हु कैन इंस्पेक्ट में दिख रहा है कि हु कैन इंस्पेक्ट। पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, जवाब देंगे। पीरियड ऑफ मेंटेनेंस 8 साल के लिए रखना पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जन्म तक रखना पड़ेंगी। और जो बुक्स एंड पेपर्स है एज पर द रूल्स रखेंगे। पर्सन कौन से रिस्पॉन्सिबल भाई? एमडी, डब्ल्यूटीडी जो फाइनेंस में है। नंबर 3 जो नंबर 3 सीएफओ है। और नंबर 4 जो है कोई भी इसके अलावा जो पर्सन है, इसके अलावा जो पर्सन है कौन? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया होगा। अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं की तो कितनी फाइन? 50,000 से 5 लाख, इंप्रिजनमेंट 1 साल तक, दोनों भी हो सकता है। देखो पूरा सेक्शन 128 खत्म हो गया। आप लोग ये समझ के लीजिए, ये जो चार्ट बुक है ये आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इसमें पूरा जो डेटा है वो एक साथ में आपको एकदम पास दिखता है। यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अब मैं 129 की बात करूंगा। फैट होना चाहिए और
बिग नहीं होना चाहिए। फैट मतलब व्हाट फॉर्मेट शेड्यूल 3 का होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और ये तीन चीजें बिग को एप्लीकेबल नहीं, बैंकिंग को एप्लीकेबल नहीं, इंश्योरेंस को नहीं, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगला पॉइंट ये आपके सामने बताएंगे बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात जब मैं करता हूं तो आपको जवाब देना है रूल 6 के हिसाब से कंसोलिडेशन करना जरूरी है, हाँ या ना। पर जब आप सब्सिडी को कंसोलिडेट करते हो तो उनका एओसी 1 में भी जो समरी साइलेंट फीचर वो भी आपको लगाना जरूरी है। फिर मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मेरी कोई होली ओन सब्सिडरी है तो क्या उसको भी सीवीएफएस बनाने की जरूरत है? नहीं। पर मैं फॉरेन कंपनी हूं, आप इंडियन हो, तो आपको बनाना जरूरी है। याद है सब कुछ। उसके बाद में अगर मैं पूछूंगा आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है क्या, और नहीं करते तो आपको लिखना पड़ेगा क्या नहीं फॉलो किया, क्यों नहीं फॉलो किया, और उसका इंपैक्ट कितना होगा। अब बताओ एक सवाल आपसे, देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रू एंड फेयर, ये सब कुछ तो मैंने बोल दिया, ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, हो गया क्या सब? अरे क्या औसम है यार, पूरा हो गया, हो गया, हो गया। कुछ तो और बोलो ना, कुछ है क्या इसमें? आपको मालूम होगा जिस कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोला कि तुम्हें कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है, तो अगर उन्होंने सिर्फ शेड्यूल 3 भी फॉलो किया तभी भी चलेगा। बाद में बताओ यहां पे कुछ लिखा है कि अगर ये यहां पे कुछ गलत काम हुआ तो आपको बताओ कौन से लोगों को सजा होगी? जो 128 के थे उन्हीं लोगों को सजा होगी, और उतनी होगी जो 128 में लिखी थी। अब मैं 130 की बात करूंगा, रीओपनिंग की बात करूंगा। अब की बार 4 लोगों को लगना चाहिए, सेबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जैसे कि वैट। इन्होंने ट्रिब्यूनल को बोला होगा, और ट्रिब्यूनल को यह महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? ट्रिब्यूनल को यह महसूस हुआ कि यहां पे सचमुच ये काम जो किया फ्रॉडुलेंट किया है और मिसगाइडेड है। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा कि इनका रीओपनिंग आप कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं उसका भी रीओपनिंग हो सकता है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मान लीजिए मना कर दोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तो इनको मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब मैं 131 की बात करूंगा, मुकेश अंबानी की, साल भर में एक ही बार कर सकते हैं और 3 साल से ज्यादा का रिवीजन नहीं कर सकते। पर ये करने से पहले उनको प्रूव करना होगा कि 129 सेक्शन में और 134 में उनको कुछ तो प्रॉब्लम है। और कहां जाके करेंगे वो भी ट्रिब्यूनल से और कोर्ट से मांगे, और कोर्ट और वो जब तक हां नहीं बोलेंगे तब तक नहीं करेंगे। और उनको भी किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स अथॉरिटी को, कि हम इनको हां बोले या नहीं बोले। पर ये सेक्शन यहां पे दिया है क्या रे? अगले कोई सेक्शन दिया है क्या उसका नाम? एक बार देख लो। 131 नहीं हो तो ऐड करो यार, ऐड करो, चार्ट बुक पे रह जाएगा वो, आप फेल हो जाओगे 131 में है तो। फेल होने की बात मत करो, जो लिखवाना लिखवा लो। 131 में लिखो, ऐसा लिखो, मुकेश अंबानी डैश अप्लाई किसको? एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते रहो जहां भी लिखना है, आपको पूरा एक लाइन में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना? 131 सेक्शन है, हाँ क्या लिखेंगे आप? मुकेश अंबानी डैश किसको अप्लाई करेगा? ट्रिब्यूनल ऑब्लिक कोर्ट। For the revision of section 129 and 134। अब 129 क्या है? अरे 129 क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 134 बोर्ड रिपोर्ट है ना? लिखो डैश ऑर्डर डैश आफ्टर कंसिडरिंग द व्यूज ऑफ, किसके व्यूज? हा डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, आफ्टर कंसिडरिंग द व्यूज ऑफ आईटी डिपार्टमेंट कॉमा सीजी। अब लिखो कैन रिवाइज हाउ मेनी टाइम्स? कैन रिवाइज वंस इन अ ईयर। फॉर नॉट मोर देन क्या? कुछ बोल रहे नहीं? फॉर नॉट मोर देन कितने? 3 साल के पहले ना? फॉर नॉट मोर देन, कैसा लिखेंगे इसको? नॉट मोर देन प्रीसीडिंग 3 years, नॉट मोर देन प्रीसीडिंग 3 financial years।
अगर मान लो आज 16-17 है तो 15-16, 14-15, 13-14, उससे ज्यादा का नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल, खत्म। ये कौन सा सेक्शन था वैसे? 131। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट। ये आपके सामने बाजू में 133 दिख रहा है क्या? क्या रे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आएंगे बताओ? नफरा, नफरा किसको बोलेगा? सीजी, सीजी किसको बोलेगा? आईसीआई, आईसीआई किसको बोलेगा? कि भाई हमने बना दी सीजी को, फिर सीजी बोलेंगे एक बार नफरा तुम चेक करो, फिर नफरा क्या करेगा? नफरा बोलेगा अच्छी बात है तो नोटिफाई कर देंगे, नहीं अच्छी बात तो आईसीआई को बोलेंगे, फिर आईसीआई अपडेट करेंगे, फिर वापस नोटिफाई होगा। बताओ एक बताओ, जब तक ये नफरा नहीं आएगा कौन काम संभालेगा? एक कमेटी होगी, वो कमेटी में कौन से लोग होंगे? नैक का एक बंदा, आईसीआई का एक चैंबर वाला, फिर सीएनएजी का और एक एमसीए का, एमसीए, सीएनएजी, आईसीआई, चैंबर का और नैक का। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी चलेंगे? जब तक वो नहीं आएंगे तब तक नैक ने दिए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हम लोग फाइनल मानेंगे। अभी भी नफरा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं, वही स्टैंडर्ड को हम लोग मानेंगे जो नैक के दिए हुए। इज दैट ओके? 4 सेक्शन पे आपको परफेक्शन है। 128, 129, 130, 131, 133, 32 अभी तक आया नहीं। अब बता दो यहां पे कुछ लिखा है कि बराबर है? एक बार पढ़ो 133 के बारे में। सीजी में प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन बाय आईसीआई, ठीक है। वन नहीं भाई, नफरा के बारे में लिखा है, नफरा इज नॉट एट कॉन्स्टिट्यूटेड, ये भी लिखा है, बराबर है। लिखो वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ नैक आर स्टिल इन फोर्स, आर स्टिल इन फोर्स। इन फोर्स मतलब क्या? अभी भी वो जारी है, एप्लीकेबल है। 122 पे आओ। नहीं नहीं 122 क्या बोल रहा हूं मैं? 122 क्या? 134 पे आओ। 134 में बताओ भाई कौन से लोग ऑथेंटिकेट करेंगे? याद करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? एक तो पहली बात चेयरपर्सन, अगर वो ना हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक, 2 डायरेक्टर में से एक एमडी, और साथ ही साथ सीईओ अगर डायरेक्टर है, और सीएस और सीएफओ तो करना ही पड़ेगा। है क्या लिखा हुआ वहां पे? सब लिखा हुआ है। अब एक बात मैं पूछना चाहूंगा, एक बात पूछूं? बोलो ना, पूछू क्या? क्या क्या अटैच करना जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में? बोर्ड रिपोर्ट भी, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी, और नोट्स भी जो होंगे वो। अभी अटैच करके कहां भेजना है? जब भी आपको ऑथेंटिकेट करना तो सब ऑथेंटिकेशन साथ में होगा। बोर्ड रिपोर्ट भी लगाया जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट भी। फिर 21 दिन पहले 136 में हम लोग शेयर होल्डर को भेजेंगे और वही मीटिंग में ले डाउन करेंगे, और फिर उसी को उठा के हम लोग आरओसी में सबमिट करेंगे। कब? अडॉप्शन के 30 दिन के अंदर। तो 134, 136, 137 ये लिंक्ड है। 134 में जो ऑथेंटिकेट हुआ, 136 में शेयर होल्डर को भेजा, 137 में अडॉप्शन हुआ और लगे आपने आरओसी को भेजा। तो 134, 136, 137 में संबंध याद रखना। अब बताओ बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? होता ना एक मेमोरी टेक्निक, बताओ इसकी। नहीं नहीं, इन 2014 डायरेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया क्या? हाँ क्या? कुछ भी पता नहीं आपको? डायरेक्टर ने, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बहुत गुस्से में हूं अभी। हाँ, क्या क्या होना चाहिए? डायरेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आगे बोलो कुछ। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो 186 रिलेटेड पार्टी के साथ में इंडिपेंडेंट अफेयर करे और साथ में फॉरेन में जाके मीटिंग करे, जो कि बहुत रिस्की था। इसीलिए उसके जुर्म में उसको समाज को क्या देना पड़ा? फाइनेंशियल डिविडेंड रिजर्व और एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। ये सारी बातों को लिखा हुआ है। ये देखो कितने पॉइंट है, 16-17 पॉइंट है ना, ये सारे 17 पॉइंट उसके अंदर आ गए। अब जरा एक एक पॉइंट के बारे में बताओ कुछ। 2014 मतलब क्या? 14 के रूल्स है, आगे बोलो। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब जिस कंपनी का, अगर जो लिस्टेड कंपनी है और जिसका 25 करोड़ से ऊपर का पेड शेयर कैपिटल है, तो वहां के डायरेक्टर को लिखना जरूरी कि उन्होंने कितना परफॉर्मेंस किया। याद करो भाई, 25 करोड़ पेड शेयर कैपिटल, बराबर बोला ना मैंने? बराबर बोला मैं? आगे बोलो। 14 डायरेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप बोलो गाली के बारे में। जी फॉर व्हाट? देखो गाली, देखो आज सेपरेटली लिखा है, गाली लिख दो हमें। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के ऊपर लिख दो गाली, GAALI। चौथा कॉलम में देखिए, चौथा कॉलम में देखिए, चौथा कॉलम में देख लो, गाली लिख दो, गाली लिख दो, गाली। जी फॉर व्हाट?
गोइंग कंसर्न, ए फॉर व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लॉ मतलब एल मतलब लॉ, आई मतलब क्या? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। एवरीबडी गॉट इट? अरे बोल दो भाई। अब बताओ ये गाली कौन लिख रहा है? ये भी अब पता है कि ये जो है ना, ये जो रिपोर्ट है पहले था नहीं है, ये स्पेशली अमेंडेड है। बताओ क्यों? सत्यम के बारे में अब हर कोई डायरेक्टर शपथ लेता है कि मैंने खुद चेक किया है कि यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होती है, यहां पे हर कोई काम लॉफुल होता है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऐसा है जैसा सत्यम में नहीं था। पूरा लिख के देंगे। बाजू में इधर आओ जरा। अरे अपना क्या चालू था? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना अपना? परफॉर्मेंस क्या है डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, 186 मतलब क्या? किसको किसको लोन दिया उसके बारे में। अरे लोन गारंटी वो सब। उसके बाद में 186 रिलेटेड पार्टी समझता है, तो आरपीटी के बारे में लिखा जाएगा 186 से रिलेटेड इंडिपेंडेंट रिलेटेड पार्टीज। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है भाई? कौन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आए हैं हमारे कंपनी में? कौन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके बारे में लिखा होना चाहिए। आगे बोलो। 186 इंडिपेंडेंट रिलेटेड पार्टीज का, यार मैंने कुछ 186 रिलेटेड पार्टीज में इंडिपेंडेंटली अफेयर किया। अफेयर मतलब क्या? साल भर में कैसा आपके बिजनेस हुआ वो लिखना जरूरी है। और फॉरेन में जाके मीटिंग करना है। अब फॉरेन मतलब क्या? फॉरेन करेंसी कितना लाया, आपने कितना एनर्जी कॉन्जर्व किया, या फिर आपने कितना टेक्नोलॉजी में इंप्रूव किया, वो सब लिखेंगे। आगे बोलो जल्दी से। मीटिंग्स, क्या मीटिंग्स, कितने मीटिंग्स आपने साल भर में ली वो भी लिखेंगे। ये काम करना बहुत रिस्की है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपने कैसे किया, इसके जुर्म में आपको समाज मतलब क्या सीएसआर कितना दिया वो, साथ साथ में फाइनेंस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी के बारे में सबका फाइनेंशियल डेटा लिखना जरूरी है। और बोलो डिविडेंड देना तो कितना डिविडेंड प्रपोज है वो लिखेंगे, कितना रिजर्व प्रपोज है वो लिखेंगे। और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, जो ऑडिटर ने और सीएस ने जो इल्जाम लगाए होंगे उसके क्या हमारा प्रत्युत्तर है, तो वो भी लिखा जाएगा। आप ये सारी चीजें। अब बताओ बच्चों, अगर मान लो कोई कंपनी ओसी है, ओपीसी है, तो उसमें कौन साइन करेगा? कोई भी एक डायरेक्टर साइन किया तभी चलेगा। याद करो भाई, बोर्ड रिपोर्ट में कौन साइन करेगा? बोर्ड रिपोर्ट में कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर, उसमें से 1 एमडी। खत्म। अगला सवाल ये भी हो गया। देखो 134 हमारा हो गया। 136 राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ द, क्या रे भाई क्या लिख रहा है ये? 21 डेज पहले कहां भेजना पड़ेगा? हर किसी मेंबर को, हर किसी डिबेंचर ट्रस्टी को, हर कोई अदर पर्सन जो मरे होंगे उनके बच्चों को, सबको क्या भेजेंगे? सब ये 101 में जो भेजा वो तो भेजेंगे, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। साथ साथ में ये भी भेजेंगे। क्या भेजेंगे? एफएस भेजेंगे, सीएफएस भेजेंगे, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट सब भेजेंगे। अगर उधर 101 में लिखा होगा कि शॉर्टर नोटिस अलाउड है, तो इधर भी शॉर्टर अलाउड करेंगे। पर कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? 95% लोगों ने ईमेल पर हाँ बोलना चाहिए कि हमको अलाउ कर दिया। 101 में ऐसा लिखा था। अब बताओ, मैं एक बात पूछूंगा, 136 में सिर्फ ये नहीं है किसको भेजना है और क्या भेजना है, ये भी भेजना है हाउ इट इज टू बी सेंट। अगर वो लिस्टेड कंपनी है और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी सारी कंपनी को बोला तुम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हो, और फिजिकल तो सबको अलाउड ही है। पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी क्या होगा? डीमैट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और जिस कंपनी में डीमैट नहीं होगा उनसे ईमेल मंगवा के लेना पड़ेगा। और सारे लिस्टेड कंपनी को बोल दिया तुम एक काम करो, अपने वेबसाइट पे भी लिख के रख दो, और अपने सब्सिडी जितने होंगी उनका सब डेटा भी तुम वेबसाइट पे रख दो। और सारी कंपनी चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, कभी भी कोई रजिस्टर्ड हो ऑफिस में जाएगा तो वहां पे शेयर होल्डर जाके बिजनेस आवर्स में देख सकते हैं सारी जो चीजें उनको भेजी गई थी। वो देखो क्या मैनर ऑफ सर्कुलेशन हो गया। सब्सिडरी कंपनीज के बारे में बोला ना मैंने, सब्सिडरी कंपनीज के बारे में पूरा नहीं भी लिखा तो चलेगा, आपको सिर्फ सीएफएस में देना है। लिखा देखो यहाँ पे। अब देखो मैंने सारी बातें बोली, आएगी क्या वहां पे? सब लिखा है, सब हो गया क्या? यस यस, पूरा बोला, हर एक लाइन बोले। वाह, बहुत आगे जा रहा हूं मैं, बहुत आगे गया मैं। आप कोई नहीं रोक सकता मुझे। हो गए? ओवर नेक्स्ट वन, कम ऑन एवरीबॉडी नाउ। कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर। क्या बोल रहे हैं ये?
क्या आरओसी? अरे अब हो गया ना तुम्हारा, अडॉप्ट हुआ 30 दिन के अंदर दे दो, नहीं अडॉप्ट हुआ प्रोविजनल डालो, जब अडॉप्ट होएगा और देंगे। और मीटिंग ही नहीं हुई, जब होना चाहिए था उसके 30 दिन में दे दो। और ये भी रीजनिंग दे दो कि आखिर मीटिंग क्यों नहीं हुई। और साथ साथ में यहां पे देखो लिखा है, अगर ओपीसी है वो तो चलता फिरता मीटिंग है, तो उसके जैसे साल होने के 180 दिन के अंदर वो सबमिट कर देगा। ये खत्म हो गया। ये क्या लिख रहा है सब्सिडरीज? वो लिखा है ना, कंपनी शाल अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर अटैच अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरीज विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड व्हाट, मतलब आउटसाइड इंडिया भी, उसकी ब्रांच भी इंडिया में नहीं है, फिर भी उसके बारे में भी आरओसी को मालूम होना जरूरी है। और यहां पे क्या लिखा है, अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अटैच ड्यूली साइंड विद द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रीजन फॉर द नॉट। ये तो हो गया ना, हो गया, ये पूरा सेक्शन खत्म हो गया। अब मैं 135 पे आता हूं। इस चार्ट्स को गले से लगाओ, सीने से लगाओ। ये पूरी बुक का ऐसा एक भी चीज नहीं जो इसके अंदर नहीं है। इट कंटेन्स एवरीथिंग। ये जितना पढ़ोगे उतना आगे जाओगे। मैं तो बोल रहा हूं टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप ये पढ़ते नहीं हो तो। ये पढ़ो और वो मेरा वीडियो सुनते रहो, जिंदगी में बस आगे जाना है आपको। बोलो सीएसआर करेंगे क्या? सीएसआर कितना करेंगे? कौन से कंपनी का एप्लीकेबल है? 1000 करोड़, 500 करोड़, याद करना 1505 करोड़। क्या याद करेंगे? 1505 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, 5 करोड़, मतलब 1505 करोड़। टोटल कितनी आती है उसकी? तो ऐसा 1505 याद रखो तो याद रहेगा। 1000 करोड़, 500 करोड़, 5 करोड़। 1000 करोड़ क्या बोल रहे हो? टर्नओवर। 500 करोड़ नेटवर्थ है, नेटवर्थ। अब की बार वो ये नहीं है टर्नओवर वगैरह, पेड ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है, नेटवर्थ। और 5 करोड़ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, उसको कमिटी बनाना पड़ेगी। और साथ साथ में 2% पिछले 3 साल का जो एवरेज आया 198 के हिसाब से, उतना तो मिनिमम है। और नहीं किया तो क्या करेंगे? आपको बोर्ड रिपोर्ट में लिख के देना पड़ेगा कि आखिर आपने क्यों इतना पैसा और कहां पे लगाएंगे पैसे, जो शेड्यूल 7 में लिखा था। शेड्यूल 7 के हंगर है, रूरल डेवलपमेंट है, जेंडर इक्वलिटी है, स्लम एरिया का डेवलपमेंट है। आप लोग को लगता है लिटरेसी बढ़ा उसके लिए है, गंगा के लिए है, और बोलो ना कुछ भी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, रूरल सपोर्ट के लिए है, विडोज के लिए है, वो सब है। अब बताओ भाई, इनमें ही ये लिमिटेड टू है कि इसके जैसा और भी कुछ हो सकता है, इसके से और नहीं करने भी कोई पनिशमेंट है क्या? कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ अच्छा ज्यादा किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड करना तो कर लो, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। एक बात मैं पूछ लेता हूं, बताओ बच्चों, कमिटी में अगर वो पब्लिक सॉरी लिस्टेड कंपनी है तो कम से कम कितने लोग चाहिए? 3 लोग चाहिए, एक आईडी चाहिए। पर अगर जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी नहीं है तो 3 डायरेक्टर चाहिए, आईडी की जरूरत नहीं। और जो प्राइवेट कंपनी उसको 2 चाहिए, आईडी की जरूरत नहीं। और अगर फॉरेन कंपनी तो 380 वाला एक चाहिए और बाकी कोई भी वॉलंटरी चूज कर देंगे, वो लिखा हुआ है। अब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कहां पे आपने पैसे नहीं लगाना चाहिए? अगर कोई आपने एम्प्लॉयज के लिए लगा रहा है तो फिर वो सीएसआर नहीं, इंडिया के बाहर लगा रहा है तो सीएसआर नहीं, और आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर दो सीएसआर नहीं। पर ये कंडीशन 3 साल तक फॉलो नहीं हुई तो आपका सीएसआर हट जाएगा। पर एक बार लग गई, एक बार नशा लग गया तो नशा 3 साल तक संभालना पड़ेगा। सीएसआर की कमेटी बनती है और कमेटी के 3 काम है। कमेटी खुद पैसा नहीं लगाती, कमेटी सिर्फ डिसाइड करती है कि कहां लगाना है, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां लगाएंगे ये सिर्फ उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे। और ये जो नया अमेंडमेंट आया मालूम है क्या है? ये ए मतलब अमेंडमेंट होता है, ए माने अमेंडमेंट होता है। अभी क्या अमेंडमेंट है बताओ? ये अमेंडमेंट मतलब क्या है कि आप सेक्शन 8 कंपनी है या रजिस्टर्ड सोसाइटी या फिर आपका रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उन तीनों में से कहीं भी आपने कंपनी क्रिएट करके, ये तीनों में से कुछ भी क्रिएट करके पैसे लगाना चाहिए। मतलब डायरेक्ट कंपनी का पैसा नहीं जाएगा। और अगर आपसे बनाना नहीं हो रहा है तो सीजीएसडी की कोई ऐसी बनी होंगी, उनके थ्रू भी आप पैसा रूट कर सकते हो। इसी के साथ मेरा पूरा के पूरा सीएसआर खत्म हो गया, आप देख सकते हैं। हाँ, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, लिखा हुआ है। देखो तो हमारे हर चीज कवर हो गई होगी। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट। ओ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे करते हैं? 198 के हिसाब से। और जो पैसा आया हुआ है, कहां से पैसा आया आपको? कहां से पैसा आया बोलो भाई? इंडिया के बाहर से जो पैसा आया, नहीं वो ऐड मत करो इसमें। भारत के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो आया वो आया, बाकी नहीं चलेगा। नहीं, मुझे और भी बोलना है। क्या बोल रहा है यार ये बच्चा, बहुत आगे यार। वो अंदर का याद रखता है, अंदर का। सब लोग बाहर में खेलते हो, अंदर है। वो क्या बोल रहा है? जिसने ऑलरेडी सीएसआर कंप्लाई किया हुआ है
और उस कंपनी से डिविडेंड आया होगा, भरने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया। 130, अरे हो गया नहीं अकाउंट्स, हे कौन सा 38 क्या है? इसमें नहीं था, क्यों नहीं है? याद करो 138 क्या है? नहीं, वहां पे लिखो ना, कहीं तो लिख दो 138, नहीं तो ऐड करो, चलो लिखो 138, छोटा ही है वैसे भी। 138 में क्या लिखो, कहीं भी लिख दो, चलो 2.3 चार्ट पे लिख दो। 138 पे क्या लिखेंगे आप? इंटरनल ऑडिटर। किसके लिए कंपलसरी है? लिस्टेड प्लस कर्नाटका। हाँ लिखो भाई, आप लिखो तो लिस्टेड कंपनी प्लस अनलिस्टेड के ब्रैकेट में लिखो 25, 50, नहीं हाँ बराबर, 25, 50, 100, 200, और लिखो डीपीएलटी। 25 के नीचे डी, 50 के नीचे पी, 100 के नीचे एल और 200 के नीचे टी। अनलिस्टेड के लिए कॉमा, प्राइवेट के लिए लिखो एलटी। प्राइवेट के लिए एलटी, एल के नीचे 100, टी के नीचे 200। ये सब करोड़ करोड़ है ना कि 2 रुपए? ना तो रुपए लिख दूंगे। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना बहुत कौन होना चाहिए? लिखो सीए कॉमा सीडब्ल्यू है और एनी अदर लिखा है। एनी अदर कौन सा होना चाहिए? इनके बिरादरी का होना चाहिए, मतलब इनके लेवल का। सीए सीडब्ल्यू है या इनके जैसा। बताओ एम्प्लॉय होना जरूरी क्या? मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय। लिखो मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय। देखा, मैं तुमको बोल रहा है, ये बहुत बच्चा अंदर जा रहा है। तुम सुन रहे हो कि क्या बोल रहे हो? बोल बेटा बोल। मतलब सीए के सीए ऐसा नहीं चाहिए जो सीओपी वाला हो, मतलब जरूरी नहीं है। लिखो सीए मे और मे नॉट हैव, सीए मे और मे नॉट हैव सीओपी। ओह दैट्स ऑल गाइस। पर जो आज मजा आया ना अकाउंट्स करने में, आज तक मुझे भी कभी नहीं आया पढ़ाते समय। बहुत अंदर जाके पढ़ा हमने। इसका फायदा ऑडिट में ले लेना आप। ऑडिट की क्लास लगाए तो डबल हो जाएगा, और अच्छी बात है ना? अभी इसका फायदा कहां पे उठाएंगे आप? ऑडिट में कितने मार्क्स के लिए आता है अकाउंट्स? अकाउंट्स ऑडिट उधर 8-10 मार्क के लिए आता है क्या अकाउंट्स और ऑडिट? तो इधर 15-20 मार्क के लिए, उधर 8-10, मतलब पूरा मिला के 25 मार्क का चैप्टर तो होगा, दोनों सिलेबस मिला के, है ना? तो मजे ले डालो। पर अगर आपने नया कोर्स ऑप्ट किया होगा तो आपको 0 भी नहीं मिलेंगी। ऑडिट में फिर क्या है, उसकी इज्जत चले गई ना। हाँ देखो, ऐसा है मतलब, तुम्हें अच्छा लगता है ये सब करने? क्या कमेंट ऑन द न्यू सिलेबस? आज रात में बस। नहीं डालेंगे ना। मुझे तो सिर्फ लॉ के बारे में बताना है, करना क्या है करके। बाकी बच्चा समझदार है, भारत का कौन सा सिलेबस लेना है नहीं लेना है। मैंने पहले भी कहा, नया और पुराना ऐसा कुछ नहीं है। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप अपना देखो, फिर इसका मतलब है नया अच्छा। तो हमारे जैसे लोगों ने जो सीए किया है, तो हमारे तो कोई, हमने तो सरेंडर कर देना चाहिए सीओपी। नहीं मतलब हमने सीए छोड़ देना चाहिए। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट द वे यू लुक एट इट। ऐसा कोई जिंदगी में ऐसा नहीं, मान लो कि जो इंसान ऐसा थोड़ी ना। हमारे टाइम पे तो इसका था ही नहीं, MICS था, और मैं पढ़ाया क्या इसका पढ़ा। और ये जो हमारे टाइम पे 1956 का लॉ था, मैं पढ़ा रहा कौन सा, 2013 पढ़ा रहा हूं। एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने के लिए कोर्सेज देते हैं। अभी 1956 का आदमी जो लॉ पढ़ा है वो 2013 का पढ़ा रहा, फिर भी पढ़ाते आ रहा ना।
लॉ इसलिए नहीं दिया कि तुमको वही के वही पढ़ाना है। शुड हैव, अब जिसने आईडीटी पढ़ा वो जीएसटी समझ नहीं सकता क्या? एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सिलेबस की रचना होती है। बाकी इंसान का करियर ऐसा सारे सब्जेक्ट में थोड़ी ना होता है। अब जब तुम कोई करियर बनाओगे तो तुम एक तो जीएसटी में बनाओगे, नहीं तो ऑडिट में, तब तो डिटेल में पढ़ोगे ना उस सब्जेक्ट को। दैट टाइम यू आर गोइंग टू गेट इनफ टाइम। ऐसे नहीं होता जैसा आप सोचते हो। बट एनीवेज 139। अरे वो किसके लिए, वैसा नहीं। तो आवला ही इमोशनल हो गया। हम बोल रहे तुम्हारे ऑलरेडी 1-2 क्लासेस हुई है, 3 क्लासेस हुई है, तो तुमने करके नया करके तुम जो मुसीबत मोल लेंगे वो वाहियात है ना। फिर तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होने वाली उसका विचार भी है क्या? ओके बेबी, आज बस 139 पे आ जाएंगे। 139 से 148 तक बैक टू बैक बजाएंगे। बजाएं? चलो लेट्स बजाओ। 139 बताओ भाई, पहला ऑडिटर कब आएगा? पहले ऑडिटर से बात करो, मैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूं। 30 दिन, आम जनता की आम कंपनी है, 30 दिनों के अंदर ईजीएम में आएगा। ईजीएम में नहीं बोर्ड लाएगा, और बोर्ड ने नहीं लाया तो 90 दिनों के अंदर ईजीएम बुलाएंगे। अगर वही गवर्नमेंट कंपनी है 60 दिन, 30 दिन का नाम मत लीजिए। जब सीएनएजी को टाइम चाहिए 60 दिनों में वो लाएगा, नहीं लाया तो 30 दिन में बोर्ड लाएगा, वरना 60 दिनों में एजीएम मत बोलिए। क्योंकि एजीएम तो अपने अपने टाइम पे आएगा। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। अगला सवाल, ये ऑडिटर कब तक काम करेगा? फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम में क्या होगा? फिर 139 1 और 2 के हिसाब से वो अपॉइंटमेंट, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में वो रेटिफाई होगा, 6 में चला जाएगा। ऐसा हर 5-5 साल में क्या होगा? वो रेटिफाई रेटिफाई रेटिफाई। ये है 139 1। पर व्हेन यू टॉक अबाउट दैट 139 2, इट इज द केस इज टोटली डिफरेंट। वो क्या बोलता है, इसमें भी 5-5 साल की रेस्ट्रिक्शन डाल दो। इंडिविजुअल 5 साल के लिए काम करेगा और पार्टनरशिप 5-5 साल के 2 वर्ग हैं। पर वो कौन से लिए एप्लीकेबल है? एक तो, अरे बोलो, एक लिस्टेड कंपनी, नहीं पब्लिक कंपनी तो 10 करोड़ से ऊपर, प्राइवेट कंपनी तो 20 करोड़ से ऊपर, और एक जिसने 50 करोड़ का बोरोइंग किया होगा। इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉलो हो जाती है तो उनको ऐसा नहीं, वो भी अपॉइंट करेंगे 5 साल के लिए, पर उनके ऑडिटर को 5 साल के लिए रुकना पड़ेगा। यहां पे कूलिंग पीरियड आ जाएगा। पर पार्टनरशिप फर्म है तो उनको 10 साल के बाद वाले 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड हो जाएगा। ऐसा ओके? तो 139 2 इज टोटली डिफरेंट। ओके, 139, कई लोगों को कंफ्यूजन है 1 और 2 में। उनको क्या लगता है 1 हमेशा हर किसी कंपनी को कूलिंग पीरियड, ऐसा नहीं है। वो कूलिंग पीरियड तो सिर्फ इनको है, पर एक्चुअली अगर देखेंगे ना 139 2 वो इतना लार्ज है, उसमें कुछ छुटा ही नहीं। वो क्या बोल रहा है, कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है, मतलब लगा दी। अनलिस्टेड में भी किसको कह रहा है? कोई भी अनलिस्टेड जिसमें 10, अरे कौन सी अनलिस्टेड है? एक भी अनलिस्टेड बता दो भारत की जो 10 करोड़ से कम शेयर कैपिटल है। फिर वो इतनी छपरी कंपनी, तो फिर उसको क्या एलएलपी चला भाई? पब्लिक कंपनी डाल रहा, मतलब यू नीड फंड्स, राइट? व्हेन यू कॉल इट एज पब्लिक कंपनी यू गेटिंग फंड्स। ऑब्वियसली आज के धंधे में 10 करोड़ की बात है। किसको भी 10 करोड़ कैपिटल नहीं लेंगे तो फिर क्या बिजनेस क्या करेगा वो? अब तुम्हारे कंपनी में 10 करोड़ रुपए भी नहीं है तो धंधा क्या करेगा तू? 5 करोड़ तो फर्नीचर में जाएंगे, फर्नीचर और मशीन में। लैंड जाएंगी 3 करोड़ की, क्या बचेगा तेरे पास? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत प्राइवेट कंपनी जिसके पास में 20 करोड़ से ऊपर है, और इन सबको, अब चलो आगे बोलेंगे। हौला होगी। एक बात बताओ, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करेंगे? मैं कुछ समाचार नहीं सुना रहा हूं। आज के समाचार, हमारा विशेष कार्यक्रम कंपनी लॉ 2013। ये सुनो, मुझे बताओ, इज्जत से कौन अपॉइंट करेगा? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर, किसके रिकमेंडेशन पे? बोर्ड के। पर अगर ऑडिट कमेटी तो ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी बोलेगा बोर्ड, बोर्ड बोलेगा, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, वो बोलेंगे हमको पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर उन्होंने बोला नहीं यही, फिर वो बोलेंगे उन्होंने ये बोला है, हमने ये बोला। फिर जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा किसको अपॉइंट करना है। ये यहां पे लिखा है, मैनर इन विच। ये भी हो गया, टर्म ऑफ ऑडिटर भी हो गया। मुझे और बोलना है, सुनो सुनो मेरे सुनो। ये क्या लिखा है? ये अमेंडमेंट को पढ़ो, क्या लिखा है? अरे पढ़ो ना, पढ़ने दिया मैंने।
क्या लिखा है वो है ना 10 साल के लिए 3 साल, 9 साल किया तो भी 3 साल, 8 साल किया तो भी 6 साल किया तो 4 साल। वो आपको समझता है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर कल ही पढ़ा है मैंने। बोर्ड चाहता है, नहीं बोर्ड नहीं, मेंबर चाहते हैं रेजोल्यूशन पास करके बोलेंगे कि ये पहले ऑडिटर आया था ना, तुम्हारी फॉर्म में से अब दूसरे को भेजो, दूसरी टीम को भेजो, या फिर ये भी बोलेंगे तुम इसको भी लाओ और एक को भी लाओ। बस ज्यादा मत पढ़ना इसमें से, इसके रूल्स मत पढ़ना, रूल्स उसके काम के नहीं है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट ऑडिटर मैंने बोला क्या? फर्स्ट ऑडिटर बोल दिया था। ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो। साल होने के 180 दिन के अंदर, चालू होने के 180 दिन के अंदर सीएनएजी लाएगा। कब तक काम करेगा वो? एजीएम तक काम करेगा। ऑडिटर ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, अब वो बोल दिया ना, हो गया। कैजुअल वैकेंसी होता रहे, देखो डीडीडी अगर है तो बोर्ड 30 दिन के अंदर आएगा। रेजिग्नेशन होगा तो तभी भी बोर्ड करेगा 30 दिन में, पर 3 महीनों के अंदर आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। हो गया नहीं? रिटायरिंग ऑडिटर को आप रीअपॉइंट कर सकते हो अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसके अगेंस्ट में एसआर पास नहीं हुआ है, उसकी विलिंगनेस है, उसके अगेंस्ट में एसआर पास नहीं हुआ और उसके अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हुआ। अगला सवाल, 139 की महिमा ही अलग है, बहुत ज्ञान है उसके अंदर। 140 पे आ जाओ। मुझे 140 अच्छा लगता है वैसे, रिमूवल, रिजाइग्नेशन एंड व्हाट। अरे याद करो, रिमूवल 140 सबसेक्शन 1 रिमूव करने के लिए इतना आसान नहीं है ऑडिटर को। अरे पहली बात तो आपको वो करना पड़ेगा, पहले तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, वो दे दो उधर 30 दिन के अंदर सीजी को। सीजी के जवाब देने के बाद में 60 दिनों के अंदर आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और जनरल मीटिंग में एसआर पास हुआ, बराबर ना। उसके बाद में आपको उस आदमी को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड भी देना है। या फिर जैसे एडीटी2 आएगा ना, एडीटी2 जब भी आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हो तो एडीटी मतलब एडीटी मतलब क्या? ऑडिट 2। अगला सवाल, रिजाइन कर सकते क्या? रिजाइन कर सकते। मैं अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो देगा किसको? नंबर 1 सीएनडीजी को, कंपनी को, आरओसी को। नॉर्मल कंपनी आरओसी को एंड कंपनी को देगा। अगला सवाल, 40 सबसेक्शन 4 बोलता हूं। अरे इजी है 40 सबसेक्शन 4। उसको बोलेंगे भाई तुझे अपॉइंट नहीं करने का बोल रहे हैं, उसको नोटिस जाएगा, उसने रिप्लाई दिया तो वो दे देंगे उसके साथ में। उसको अगर नहीं दिया टाइम पे तो उसको रीड आउट करने देंगे, और नीडलेस पब्लिसिटी कर रहा हूंगा तो कुछ भी नहीं करने देंगे। ये किसकी बात है? जनरल मीटिंग में हम चाहते हैं उसके अलावा किसी और को अपॉइंट करें, पर एप्लीकेंट वो होना चाहिए जिसके उसमें कम से कम 1% का। अरे कोई भी आदमी नहीं बोलेंगे इसको कि इसको मत आने दो। मेंबर भी हलकट मेंबर नहीं चाहिए, कोई तो ऐसा मेंबर चाहिए जिसके पास में कुछ तो दम होना चाहिए, उसकी बात में वो बड़ा आदमी चाहिए, कोई 1% वोटिंग राइट होना चाहिए। वो आदमी क्या बोलेगा कि इसको, अब ये जो ऑडिटर है जो आप इसको रीअपॉइंट करो, इसको रीअपॉइंट मत करो, हम चाहते हैं इसको निकाल दो। हमने आपको एक बात समझाई थी, रिमूवल सेक्शन तब यूज होता है जब 2 जनरल मीटिंग के बीच में आपको निकालना है, और ये 140 सबसेक्शन 4 कब है? जनरल मीटिंग के बीच में नहीं, ये आने वाले एजीएम में उसको अपॉइंट मत करो बस। सर ओके। 141, अगर एलिजिबल कौन है भाई? अगर वो इंडिविजुअल है, अगर सीओपी है इंडिया का तो, अगर नहीं है तो पार्टनरशिप में तो मेजोरिटी पार्टनर्स के उसमें इंडिया का सीओपी चाहिए, और अगर वो एलएलपी है तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर का सीओपी तो चाहिए इंडिया का, साइन भी वही करेगा। ये बात मैं आपको कल भी करता है, इंडिया के सारे बिग 4 जो है सारे के सारे एलएलपी हो गए अब। एवरीबडी हैज कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू व्हाट? हाँ आगे बढ़ो, क्या लिखा है? रेम्यूनरेशन। क्या रेम्यूनरेशन भाई? कौन देंगे रेम्यूनरेशन? हम देंगे। उसका जो डिसाइड किया वो देंगे, आने जाने का खर्चा वो भी उसको रेम्यूनरेशन मानेंगे, और जो उसको रहने के लिए कुछ एक्सटेंडेड फैसिलिटी दी होंगी तो वो भी देंगे। अगर इसका रेम्यूनरेशन कुछ बढ़ रहा होगा, क्या बढ़ रहा होगा? रेम्यूनरेशन बढ़ गया होगा। रेम्यूनरेशन बढ़ाना होगा तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बढ़ा सकते हैं। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहला जो ऑडिटर होगा उसका रेम्यूनरेशन तो बोर्ड डिसाइड करेगा, उसके सब्सिक्वेंट वाले का, पहले वाले का बोर्ड, उसके सब्सिक्वेंट वाले का एजीएम में होगा। पर वो इस काम को डेलीगेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को इतना नॉलेज होगा नहीं कि किसका क्या रेम्यूनरेशन होना चाहिए, तो ये काम को डेलीगेट भी कर सकते हैं। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगला सवाल है डिस्क्वालिफिकेशन किसका होता है? बहुत इसमें ज्ञान है बहुत। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट तो क्वालिफाइड नहीं,
अगर उस कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय तो नहीं, ऑफिसर एम्प्लॉय का अगर वो पार्टनर है या एम्प्लॉय तो भी नहीं। अगर वो लोन लिया होगा कंपनी से 5 लाख से रुपए के ऊपर तभी भी हो नहीं। और अगर बोल रहा हूं ना, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा, सिक्योरिटी 1 रुपए की भी अलाउड नहीं, एक्सेप्ट रिलेटिव को 1 लाख की अलाउड, और 1 लाख से ऊपर गए भी तो 60 दिन के अंदर उन्होंने भेज देना चाहिए। गारंटी 1 लाख से ऊपर अलाउड। पर किसकी बात कर रहा है ये देखो, ये पार्टनर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके रिलेटिव, उसके पार्टनर, तीनों का मिला के, इधर की कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग की सब्सिडरी, सबका मिला के और इधर के सबका मिला के अगर लोन 5 लाख से रुपए से ऊपर होगा, सिक्योरिटी गारंटी 1 लाख से रुपए, तो ये अलाउड नहीं। अच्छा बताओ, ये आदमी के पास में 20 से ज्यादा ऑडिट है, अलाउड नहीं। आगे बोलिए। अगर मान लीजिए ये कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप होगा, 2 एक्सेप्शन है, आर्म लेंथ प्राइस वाला चलेगा और ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में चलेगा। ये 144 की सर्विस दे रहा होगा, अलाउड नहीं। और कुछ है? कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, उसको भी अलाउड नहीं। और किसी और जगह पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो अभी भी वो क्या अपॉइंट नहीं होगा, तभी वो अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड नहीं। 143 और 140 हो गया, सब हो गया ना अभी, रेम्यूनरेशन भी हो गया। 143 की बात करो, क्या था 143? अरे कितना ज्ञान है इसके ऊपर, पावर्स एंड ड्यूटीज के ऊपर। ये देखो पूरा चार्ट दिया है 143 के ऊपर। वन 143 की बात करें, करो क्या बात करो क्या? अरे कल ही तो पढ़ा है, ये सबसे बोरिंग सेक्शन है। पावर्स की 4 पावर है ऑडिटर के पास। एक, वो इंक्वायरी कर सकता है, जब उसको समझा नहीं तो किसको बुला सकता है। नंबर 3, वो जाके किसी ब्रांचेस के, वो जो भी सब्सिडरी का भी डेटा देख सकता है जो सीएफएस से कनेक्टेड है। याद करो, ये सब उसके पावर्स है। ड्यूटीज में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये सब लिखा हुआ है। वो इंक्वायरी कर सकता। वो आपको मालूम है थर्ड वाला क्या, उसका थर्ड वाला पढ़ो, नहीं तो इंक्वायरी चालू हो गया। एक बात पूछू क्या मैं, बोलो ना। इंक्वायरी, ये जो इंक्वायरी लिखा ना, ये वो प्रमुख मुद्दे हैं जहां पे उसने इंक्वायरी करना ही चाहिए। अगर कोई लोन को डिपॉजिट बता दिया होगा, या कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर को कंपनी का एक्सपेंडिचर बताया होगा, या शेयर्स वगैरह को सस्ते भाव में बेचा होगा, या फिर कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया होगा, या शेयर्स बेचने के बाद में जो पैसे मिले होंगे उसका उन्होंने क्या किया वो होगा। देखो ना, लोन्स और एडवांसेस के अगेंस्ट में बराबर से सिक्योरिटी आई क्या नहीं वो चेक किया होगा। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी के लिए हानिकारक होगा, तो और जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बने कि नहीं बने, ये सारी चीजें चेक करने के लिए वो इंक्वायरी किसकी होती है? किताबों की होती है कि इंसानों की होती है? किताबों की नहीं, इंसानों की होती है। ड्यूटीज टू मेक व्हाट, क्या लिखा है ड्यूटीज टू मेक? अरे रिपोर्ट बनाएगा क्या वो? किसको देख देख के? जो भी इसने अकाउंट्स एग्जामिन किया, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया, उसके ऊपर क्या बना सकता है? वो रिपोर्ट बना सकता है। वाइल मेकिंग द रिपोर्ट ही शुड टेक इन अकाउंट, क्या ये चेक करना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया कि नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया कि नहीं, कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही क्या नहीं, वो सब चेक करेगा। मैटर्स इंक्लूडेड इन व्हाट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सब मैटर्स आएंगे। ये सब थियोरेटिकल यार, पढ़ा के मतलब नहीं है। आगे बोलो। ये बता रहे ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस, ये इसके बारे में कुछ बताओ। एक तो खुद कर लेगा, इंडिया में तो खुद करेगा, किसी और को अपॉइंट करेगा। इंडिया के बाहर तो खुद करेगा, या उस कंट्री के अकाउंटेंट को बुलाएगा, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस कंट्री ने अलाउ किया हुआ है। अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूंगा तो यहां का ऑडिट कैसे होता है? एक तो पहला ऑडिट होता है, बाद में सप्लीमेंट्री ऑडिट होता है। वो पहले ऑडिट होने के 60 दिनों के अंदर, और वो दोनों ऑडिट के ऊपर वो खुद अपना एक ओपिनियन देके वो सबमिट किया जाता है। वैसे पहला ऑडिटर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? C&AG। अपॉइंटमेंट करने के बाद में एक पहला ऑडिट रिपोर्ट आएगा, फिर सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट आएगा, फिर दोनों को ऑडिट रिपोर्ट का देख के वो अपना खुद एक C&AG रिपोर्ट बनाएगा। फिर रिपोर्ट बनाएगा, किसको सबमिट होगा? सारे लोगों जो स्टेक होल्डर्स है। उसके बाद में ये भी लिखा है गवर्नमेंट कंपनीज में टेस्ट ऑडिट भी हो सकता है। वेर एवर ही फील्स नेसेसरी वो टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है। टेस्ट ऑडिट और सप्लीमेंट्री ऑडिट में कौन सा कंपलसरी है? सप्लीमेंट्री। कौन सा वॉलंटरी है? टेस्ट ऑडिट। बताओ और एक फर्क बताओ, कहां पे करना जरूरी है सप्लीमेंट्री, और कहां पे मेंबर्स को दिखाना जरूरी नहीं है? टेस्ट ऑडिट करना जरूरी, टेस्ट ऑडिट के बारे में दिखाना जरूरी नहीं है।
रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। अब 143 सबसेक्शन 12 याद ही है, 1 करोड़ के नीचे रहा तो आपको ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना पड़ेगा। फिर बाद में वो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने बोर्ड रिपोर्ट में लिख के देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। 1 करोड़ से ऊपर अगर होगा तो 2 दिन में ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करो, 45 डेज में वो रिप्लाई करेंगे। नहीं रिप्लाई करेंगे तो 45 डेज के बाद वाले 15 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। 45 डेज के अंदर रिप्लाई कर दिया तब वो 30 दिन में कर दिया, तो 30 दिन के बाद वाले 15 दिन में आपको गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि हमने ये इल्जाम लगाया था, उन्होंने ये रिप्लाई दिया। सर ओके। और जब भी आप वहां पे लिखा देखो, ये पढ़ो रे क्या लिखा है, वही लिखा है। हो गया मतलब इसमें 4-5 कंडीशन थी, वो इंडिविजुअल केस का है राइट। मतलब एक ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो अगर आप इस साल के ऑडिटर हो, आपने पिछले साल का कुछ देखा फ्रॉड, तो वो अगर तभी रिपोर्ट करना चाहिए जब उसका इंपैक्ट इस बार है। आप टैक्स ऑडिटर हो, आप स्टैट ऑडिटर हो और टैक्स ऑडिटर को फ्रॉड मिला, नहीं करने की जरूरत है। अगर बात करूंगा सब्सिडरी, आप होल्डिंग के हो और आपको सब्सिडरी का फ्रॉड मिला तो तभी करना चाहिए जब उसका इंपैक्ट होल्डिंग पे आ रहा हो। कोई लोग सिर्फ बात कर रहे थे तो इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, ये सारी बात की थी। अभी क्या लिखा है, कंप्लायंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जब भी आप ऑडिट करोगे आपने एएस के हिसाब से ऑडिट करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। अब बता दो ये पूरे सेक्शन में आपको लगता नहीं कुछ जबरदस्ती का ज्ञान दिया हुआ है, मतलब बहुत लिखा हुआ है। काम की बातें बताओगे मैं आपको कौन से काम के सेक्शन इसमें। एक 143(12) बहुत अच्छा है, एक ब्रांच ऑडिट आ सकता है, एक गवर्नमेंट ऑडिट आ सकता है, और वो स्टार्टिंग में जो आता है ना राइट्स पावर्स ऑफ ऑडिटर, वो आ सकता है। बाकी क्या है, बाकी से पढ़ के रखो आप। बोलो भाई 144 में क्या है। नहीं वही काम करना आपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और ऑडिट कमेटी ने लिखे हुए। पर ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने चाहे कुछ भी लिख के दिया होगा तभी भी आप यही काम नहीं कर सकते हो। एक स्टैट ऑडिटर कभी भी इंटरनल ऑडिटर, याद करो आज का दिन बहुत बोल रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट, आज का दिन आपने पढ़ लिया मतलब बहुत आगे जाएंगे। आप इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल सिस्टम आप नहीं बना सकते, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी सर्विस नहीं दे सकते, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते, रिक्रूटमेंट एजेंसीज का मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते, और क्या लिखा था, एक्चुअरी वाला काम नहीं कर सकते, देखो अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस भी नहीं दे सकते। और अगर आपने ऑलरेडी ऐसी ये एक्ट आने के पहले ही अगर ऐसी सर्विस दे रहे होंगे तो आपने विद इन क्या तो कितने 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपने, अगर आप उसका दूसरा काम कर भी रहे होंगे, सपोज यू आर द इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो, तो अपने इंटरनल ऑडिट का जॉब छोड़ देना चाहिए। 145 की बात करेंगे, बताओ बच्चों साइन कौन करेगा, वो खुद करेगा या उसके बिहाफ पे कोई तो उसका आदमी करेगा। नहीं अगर वो पार्टनरशिप फर्म है, आप एग्जामिनेशन में यही लिखना ही हिमसेल्फ एंड वो इज रिप्रेजेंटेटिव, आप वो मत लिखना जो ज्ञान मैं देता हूं। हमने क्या पढ़ा है कि प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझा प्रैक्टिकली ऐसे होता है, पर ये बुक में गलत लिखा हुआ है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, साइन तो खुद ही करेगा। नहीं रुको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, साइन की अगर बात करो तो साइन तो खुद ही करेगा, और पार्टनरशिप फर्म में तो कोई भी साइन कर सकता है, ठीक है ना। पर अगर मैं मीटिंग अटेंड करने की बात कर रहा हूं तो मीटिंग अटेंड करने में वो खुद जाएगा या उसके रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं। पर हमने जो पढ़ा था क्लास में क्या पढ़ा था कि उसके अलावा कोई भी नहीं जा सकता, और पार्टनरशिप फर्म में भी वही जाएगा जो दूसरा पार्टनर है, ऐसा मैं बोलता हूं सारे लोग यही बोलते हैं प्रैक्टिकल। पर ऐसे आपका हौला है, वो क्या बोलते हैं मीटिंग में कौन अटेंड करेगा, वो आदमी है उसकी बिहाफ पे कोई भी। आप भी एग्जामिनेशन में वही लिखना जो गलत है, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए ना, तो वो लिखना। अब बताओ मैं एक बात पूछता हूं, साइन करने की बात है तो साइन तो एक बात पूछता हूं मैं,
भारत के अंदर 6 पार्टनर है, 4 पार्टनर इंडिया के बाहर है, कौन साइन करेगा? जो इंडिया का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भारत के कोई भी रिपोर्टिंग हो रही होगी तो उसके ऊपर साइन भारत के आदमी करेगा, बाहर के लोग भले ही पार्टनर हो जाए, उनको साइन करना अलाउड ही नहीं। अगर मान लीजिए ईवाई के इनके सारे पार्टनर बाहर के हैं, आप कोई भी ईवाई का रिपोर्ट देख लो, इंडियन के लिए बनाया होगा, उसके ऊपर साइन करने वाला पार्टनर हमेशा भारतीय होगा, बाहर का हो ही नहीं सकता। उसको उठाने तो कहां से उठाएंगे? अब बताओ भाई, अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है या फिर अधिकार है? दोनों भी है। नोटिस नहीं मिले तभी जा सकता हूँ क्या मैं? पर नोटिस नहीं मिले मैं बोर्ड मीटिंग में जा सकता हूँ क्या? मैं जाके हल्ला करता हूं वहां पे, मुझे कैसे नहीं बोले? बोर्ड मीटिंग में हमारी होकर हम जनरल मीटिंग में जा सकते हैं, पर हमने हमेशा हर काम में जाके मचमच नहीं करना चाहिए। हमने वही बोलना चाहिए जो हमारे बारे में चल रहा है। एज एन ऑडिटर आई कैन नॉट स्पीक ऑन एवरी टॉपिक, आई शुड स्पीक ओनली ऑन द इफ द टॉपिक इज व्हाट कनेक्टेड टू एन ऑडिटर। क्या ऑडिटर को अपने रिपोर्ट पढ़ने का चांस मिलना चाहिए? क्या के लिए बुला रहे फिर उसको? उसने जो इतना ऑडिट किया है, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक ड्यूरिंग द मीटिंग। अगला सवाल, 147 में 3 लोगों को पनिशमेंट होती है। एक पनिशमेंट किसको होती है? ऑडिटर को पनिशमेंट होती है, कंपनी को होती है, कंपनी के ऑफिसर को होती है। अब चलिए बताओ, अरे 131 ऐड किया था ना तुम यार, तुमने किसने बोला 131 नहीं किया? मैंने आपको लिखवा के दिया, 131 ऐड करे क्या होता है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, बहुत एंड में था। 148 तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, हो गया ये। चलो याद करो, 128 से लेके 148 तक सारे सेक्शन याद करो। चलो जल्दी से बताओ, 15 मार्क के लिए आने वाला है, जल्दी। हाँ, नंबर 1 128 में बुक्स, 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 130 में हम उनको बोलकर, मतलब 4 अथॉरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी ट्रिब्यूनल को और कोर्ट को बोलेंगी, वो रीओपन कर सकते हैं। 131 में मुकेश अंबानी वॉलंटरी कर सकता है। 132 आया नहीं, 33 में नफरा कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाता है। 34 में ऑथेंटिकेशन ऑफ बुक्स एंड व्हाट बोर्ड रिपोर्ट। 135 सीएसआर। 136 नोटिस 21 दिन पहले। 137 आरओसी में देना चाहिए, अडॉप्टेड नहीं अडॉप्टेड। 138 आपने इंटरनल ऑडिट बोला। 139 फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वो सब। 140 में रिमूव करना, रिजाइन करना। 141 एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ऑडिटर कौन सा एलिजिबल होगा नहीं। 142 रेम्युनरेशन। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज। 144 प्रोहिबिटेड सर्विस। 145 साइन। 146 मीटिंग को अटेंड करो। 147 पनिशमेंट। 148 चलो पूरा उल्टा बोलेंगे। 148 147 पनिशमेंट। 146 एजीएम में अटेंड करना। 145 साइन। 144 प्रोहिबिटेड। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज। 142 रेम्युनरेशन। 141 एलिजिबल क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड। 140 रिमूवल रिजाइन। 139 ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर, ऑल दैट। 138 इंटरनल ऑडिट। 137 चलो क्या क्या ढोकले हो गए तुम, कमाल कर रहे हो। 138 में इंटरनल ऑडिटर। अरे कितना सिंपल है। 137 में आपको अडॉप्टेड नॉन अडॉप्टेड के भरना है। 136 में आपको 21 दिन पहले देना है। 135 में सीएसआर है। 134 में फाइनेंशियल वो स्टेटमेंट है, ऑथेंटिकेशन। 134 में 133 में नफरा है। 32 आया नहीं। 31 जो है वो वॉलंटरी रीओपनिंग है। 130 में वो करेंगे ओपन। 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 128 में